हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं आईसीआर 2017 में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में, तो उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से सोल्व करने वाले हैं। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और थोड़ा सा हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारे कोई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है अंगूर का, तो यहाँ जो ग्रेप्स होता है तो इसका बॉटनिकल नाम क्या होता है? इसका होता है वाइटिस विनिफेरा होता है। क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा होता है। और अगर बात करते हैं जो इसकी फैमिली होती है, ठीक है, फैमिली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है अंगूर का जो वैज्ञानिक नाम होता है, ये क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा होता है। और जो फैमिली है उसी से याद, हाँ, इसी नाम से आपको याद हो जाएगी इसकी फैमिली क्या होती है? वाइटिस होती है। कौन सी होती है? वाइटिस होती है। और कैसे आपको याद रखना है? ठीक है, इसके बॉटनिकल नेम से आपको याद हो जाएगी कि इसकी फैमिली कौन सी होती है? वाइटिस होती है। ठीक है, वाइटिस आपको याद रखनी है। वाइटिस क्या होती है? अंगूर की फैमिली वाइटिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी फसल में रेटूनिंग की जाती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रेटूनिंग होती क्या है। ठीक है, रेटूनिंग होती है, तो रेटूनिंग होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले कि रेटूनिंग का मतलब होता है यहाँ जो पेड़ी की फसल ली जाती है। ठीक है, जो पेड़ी की फसल ली जाती है तो उसी का जो इंग्लिश वर्ड होता है, तो इंग्लिश टर्म क्या होती है? पेड़ी की फसल है ना, ये कहलाती है रेटूनिंग। अब इसमें करते क्या है, मान लीजिए एक बार जो हमने गन्ने की खेती कर ली, ठीक है, एक बार हमने जो गन्ने की खेती करने के बाद जो कटाई कर ली जाती है, जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है शुगर केन को, तब उसकी जो डंठल रह जाती है, अर्थात मान लीजिए छोटा जो थोड़ा बहुत जो तना रह जाता है, तो इसी से नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करना है, क्या कहलाता है? यहाँ रेटूनिंग कहलाता है। दोबारा समझ लीजिए कि आपका जो गन्ना होता है तो उसकी जो हार्वेस्ट करने के बाद जो जितना यानी छोटा सा डंठल बच जाता है या फिर जो तना बच जाता है, तो इस तने से नई क्रॉप को ग्रो करना ही क्या कहलाता है? पेड़ी की फसल कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ तिहरे अर्थात यहाँ ट्रिपल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। तो इसीलिए आपको पता होगा यहाँ 48% होती है। ठीक है, अगर आपसे एसएसपी के बारे में अगर पूछ लिया जाता है, ठीक है, तीनों को आप याद रखिए कि एसएसपी में तो कितनी होती है? 16% होती है। अगर बात करते हैं डीएसपी, तो डीएसपी में अर्थात डबल सुपर फास्फेट में कितनी होती है? 32 होती है। और अगर बात की है ट्रिपल सुपर फास्फेट, तो ट्रिपल सुपर फास्फेट में क्या होती है? 48% होती है। ठीक है, इजीली याद हो जाएगा कि अगर आप सोचते हैं एसएसपी में फास्फोरस तो ये होता है 16%, डीएसपी में होता है 32%। और अगर बात करते हैं टीएसपी अर्थात ट्रिपल सुपर फास्फेट, तो इसमें कितनी होती है? 48% होती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसलिए अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, मतलब यहाँ CRRI अर्थात यहाँ की जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित होता है कटक उड़ीसा में। ठीक है, कटक कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मतलब यानी जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि मक्के का नर पुष्प क्या कहलाता है। जो नर पुष्प कहलाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बोला जाता है वल्लर। और वल्लर के साथ साथ एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जो टेसल होता है, ठीक है, टेसल या वल्लर दोनों ही इसके नाम में होते हैं। तो दोनों में से आपको कोई सा भी देखने को मिल सकता है या फिर दोनों मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो मक्का होता है तो इसका जो नर पुष्पक्रम होता है या फिर नर जो फूल होता है, मेल जो फ्लावर होता है, तो उसका नाम क्या होता है? यहाँ ये होता है टेसल। और अगर बात किया है जो फीमेल फ्लावर होता है, ठीक है, जो मेज में जो फीमेल फ्लावर होता है, तो फीमेल फ्लावर को किस नाम से समझता है? उसे बोला जाता है सिल्क। ठीक है, इसके साथ साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मक्के के जो फल होते हैं यानी जो पुष्प होते हैं, एक तो होता है मेल, एक होता है फीमेल। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले जो कौन सा फ्लावर आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है सबसे पहले कौन सा पुष्प लगता है, सबसे पहले कौन सा पुष्प लगता है, तो वो आता है नर वाला आता है। कौन सा आता है यार? नर पहले लगता है, उसके बाद में फीमेल आता है। ठीक है, कौन सा आता है? सबसे पहले यार मेल आता है, उसके बाद में फीमेल फ्लावर आता है। ठीक है, याद रहेगा। और अगर बात करते हैं मेल को किस नाम से जाना है, इसे बोला जाता है यहाँ टेसल या वल्लर के नाम से। और अब बात करते हैं फीमेल फ्लावर को, तो फीमेल फ्लावर को किस नाम से जाना है, इसे बोला जाता है सिल्क के नाम से। ठीक है, याद होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका होता है ग्लाइसिन मैक्स होता है। याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाता है सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम, तो इसका क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स होता है। इसके साथ साथ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो भी यहाँ इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं कि इसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है और जो प्रोटीन कंटेंट होगा ये कितना होता है।
ठीक है। तो इसमें यहाँ प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन में यहाँ प्रोटीन कंटेंट यहाँ ऑयल की बजाय प्रोटीन कंटेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट इसमें कितना होता है, तो इसमें होता है 45% होता है। कितना होता है, 45% की समथिंग होता है। और अगर बात करते हैं ऑयल कंटेंट, तो ऑयल कंटेंट केवल यहाँ 20% होता है। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर आपसे पूछा है सोयाबीन के बारे में, तो सोयाबीन में यहाँ प्रोटीन कंटेंट अधिक मात्रा में होता है और कितना होता है, 45 के समथिंग होता है। और अगर बात यह ऑयल कंटेंट अर्थात तेल की मात्रा कितनी होती है सोयाबीन में, तो यहाँ सोयाबीन का जो तेल होता है अर्थात सोयाबीन में जो ऑयल कंटेंट होता है ये कितना होता है, 20% होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, मतलब भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कानपुर। और कानपुर कहाँ पड़ता है, यहाँ उत्तर प्रदेश में स्थित होता है। ठीक है, याद रहेगा कि भारतीय दाल या फिर जो दालें भी बोल सकता है यार, हाँ इसको आप इंग्लिश में याद रखिए। ठीक है, जितने भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके कि उनका आपको इंग्लिश नेम जरूर याद है, क्योंकि यार हाँ इंग्लिश नेम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बल्कि यार हाँ अगर आप बाई चांस यार हाँ हिंदी नाम याद रखते हो तो इससे कन्फ्यूजन होने की ज़्यादा चांस बनते हैं। इसलिए यार हाँ जितने भी जो आपके ICAR के अंडर में है, कैसे भी जो इंस्टीट्यूट है, उनका नाम आपको स्पेशली यार हाँ इंग्लिश में ज़रूर याद रखना है। ठीक है, स्पेशली आपको यार हाँ इंग्लिश में याद करना है, न कि हिंदी में याद करना है। ओके, इससे आपके यार हाँ वो बिल्कुल चांस नहीं रहेंगे कि आपका क्वेश्चन गलत होगा, इसलिए इंग्लिश में आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आइए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसी मृदा जिसमें यहाँ 15% से अधिक विनिमयशील सोडियम लवण होता है, तो उस मृदा को किस नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ ऐसी मृदा जिसमें यहाँ 15% से अधिक जो विनिमयशील अर्थात यहाँ जो विनिमयशील सोडियम लवण होता है, तो उस मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोला जाता है क्षारीय मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माल गोदाम में गेहूं को सुरक्षित भंडारण रखने के लिए गेहूं में आर्द्रता अंश कितना होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब गेहूं का स्टोरेज किया जाता है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो वो रखी जानी चाहिए यार हाँ कम से कम 10 से 12% होनी चाहिए। ठीक है, जब उसको स्टोरेज किया जा रहा है तो कम से कम कितनी होनी चाहिए यार हाँ 10 से 12% की समथिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप डायरेक्ट ये भी पॉइंट नोट कर सकते हो कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सीरियल्स होती है, ठीक है, जो सीरियल्स क्रॉप होती है मतलब जो खाद्यान्न फसलें होती है, तो खाद्यान्न फसलों में यहाँ जो स्टोरेज रखा जाता है, स्टोरेज जो मॉइस्चर कंटेंट रखा जाता है, ये कितना रखा जाता है, 10 से 12% रखा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया है लेगुमिनेसी के बारे में, अर्थात जो दलहनी फसलें होती है, दाल वाली जो फसलें होती है, तो अगर उनका स्टोरेज किया जा रहा है तो उनका स्टोरेज करने के लिए जो मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा की आवश्यकता होती है, तो होती है यहाँ 8 से 10%। ठीक है, अगर बात करें सीरियल्स की, तो सीरियल्स में कितना रखते हैं 10 से 12%। अगर बात करते हैं लेगुमिनेसी, तो लेगुमिनेसी में कितना रखते हैं 8 से 10%। इसी के साथ साथ यार अगर आपसे पूछ लिया जाता है ऑयल सीड क्रॉप के बारे में, तो ऑयल सीड क्रॉप में कितना रखा जाता है, जो मॉइस्चर कंटेंट ये रखा जाता है 6 से 8% के समथिंग रखा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, सीरियल्स के लिए 10 से 12, लेगुमिनेसी के लिए 8 से 10। और अगर बात की जाए ऑयल सीड क्रॉप के लिए, तो ऑयल सीड क्रॉप के लिए यहाँ जो स्टोरेज होता है मॉइस्चर कंटेंट ये रखा जाता है 6 से 8% के समथिंग। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में कृषि कार्य से मीथेन उत्पन्न होने का जो मुख्य स्रोत होता है, अर्थात जो मुख्य सोर्स होता है, ये क्या होता है, तो आपको पता होगा यहाँ जो चावल के खेत होते हैं, ठीक है, जो धान के खेत होते हैं, तो धान की फील्ड से क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। और अगर बात करते हैं जो मीथेन गैस होती है, इसका सिंबल क्या होता है, तो मीथेन गैस का सिंबल क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, धान में जो मीथेन गैस निकलती है, तो मीथेन गैस का सिंबल क्या होता है, CH4 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम क्या होता है। तो आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए ओजोन परत है, अगर ये नष्ट हो जाती है, जैसे कि छेद हुआ है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इफेक्ट हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यार हम पृथ्वी तक पहुंचने वाली पराबैंगनी विकिरणें, अर्थात यहाँ अगर ओजोन परत नहीं होती है तो उससे क्या हुई, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस है वो क्या होगी, डायरेक्ट हम पर अटैक करेगी, जिससे क्या होगी, स्किन जो इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हाँ कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है ये डायरेक्ट नहीं पहुँचे, इसको रोकने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है ओजोन परत के द्वारा किया जाता है। ओके, इसके साथ साथ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो ओजोन परत होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ओजोन परत होती है ये किस वायुमंडल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो 2-4 लेयर होती है वायुमंडल में, तो उनमें कौन सी लेयर में ओजोन परत पाई जाती है, तो ये पाई जाती है यार समताप मंडल में। कौन से मंडल में होती है यार हाँ ओजोन परत, ये होती है समताप मंडल में। और समताप मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं यार हाँ स्ट्रेटोस्फीयर। किस नाम से जाना है, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट नोट कर सकते हो कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सरकार का अच्छा स्रोत है, तो वो ऑप्शंस थे, तो उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा था यार हाँ, केला और गन्ना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मृदा कण का आकार होता है, तो यहाँ जो साइज पार्टिकल्स होती है, ठीक है, जो सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं तो उनके साइज़ के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा था यहाँ सबसे पहले, अर्थात सबसे छोटे तो किसके होते हैं, मृतिका के होते हैं, उससे बड़े किसके होते हैं, गाद के होते हैं, उससे बड़े किसके होते हैं, बालू के होते हैं, और सबसे बड़े किसके होते हैं, रेतीली मृदा के होते हैं। याद रहेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं सबसे बड़े तो किसके होते हैं, रेतीली मृदा के होते हैं, और सबसे छोटे किसके होते हैं, सबसे छोटे होते हैं मृतिका के होते हैं, और मृतिका को यार क्ले मृदा के नाम से जाना है। ठीक है, क्ले बोल सकते हो या फिर मृतिका बोल सकते हो, दोनों एक ही होती है। और इसका आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ जो मृतिका होती है तो इसके जो सोइल का पार्टिकल्स होती है ये कितनी होती है, तो ये होती है यहाँ 0.002% से भी कम। कितनी होती है, 0.002% से भी कम होती है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसे क्ले के नाम से भी जाना जाता है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी फसल प्रकृति से नॉन टिलरिंग फसल है, तो यहाँ जिसमें टिलर्स नहीं निकलते हैं। नॉन टिलरिंग मतलब जिसमें टिलर्स नहीं निकलते हैं वह कौन सी फसल है, तो जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या था यहाँ धान। आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ धान क्या होती है, धान एक ऐसी फसल होती है जिसमें टिलर्स नहीं निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस उर्वरक का प्रयोग पर्णीय छिड़काव के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है यूरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फोलियर स्प्रे के लिए अगर आपसे पूछा जाता है किस फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, तो ये कैसा है, यूरिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हम पशुओं में मिल्क फीवर होने का क्या कारण होता है, अर्थात यहाँ जो मिल्क फीवर होता है तो ये किसके कारण होता है, इसका रीज़न क्या होता है। तो अपने इसको क्वेश्चन को हमने कई बार आपको क्लियर कराया था कि अगर आपसे पूछा जाता है हम मिल्क फीवर के बारे में, तो मिल्क फीवर होता है ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और अगर बात करते हैं इसकी एक मुख्य पहचान होती है, अगर आपको ये पूछ लिया जाता है कि मिल्क फीवर होता है तो इसकी मुख्य पहचान होती है यहाँ कि जो होता है बॉडी टेम्परेचर होता है पशु का, तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। याद रहेगा, इसकी मुख्य पहचान क्या होती है यहाँ की जो बॉडी टेम्परेचर होता है पशु का ये क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज होता है। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कोलेस्ट्रम क्या होता है, तो कोलेस्ट्रम क्या होता है इसके बारे में हमने आपको कई बार बताया है कि खीस या फिर जो कोलेस्ट्रम होता है ये क्या होता है, ये होता है यहाँ गाय के बयाने के बाद जो थन का प्रथम हिस्सा होता है, थन का जो प्रथम हिस्सा होता है अर्थात हल्का जो पीला स्त्राव निकलता है तो उसे किस नाम से है, उसे बोला जाता है कोलेस्ट्रम या खीस के नाम से जाना है। और खीस का जो मेन पर्पज़ होता है, मेन उद्देश्य होता है, ये क्या होता है यहाँ जो बछड़ा होता है, जो बछड़ा होता है तो उसमें क्या करता है यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना इसका मेन रोल होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कोलेस्ट्रम का। और ये कितना दिया जाता है, जो बछड़ा होता है तो उसके भार का, जो बछड़ा होता है तो उसके बॉडी वेट का 1/10% हिस्सा उसको दिया जाता है। ठीक है, खीस कितना पिलाना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो बछड़े का 1/10% हिस्सा उसे खीस पिलाना चाहिए। ओके, सभी पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केले का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो इजीली आपको पता होगा यार, अगर आपसे पूछ लिया केले का जो प्रोफेशन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है अंतः भूविस्तारी या फिर धनकंद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, अंतः भूविस्तारी या फिर धनकंद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन है तो आपको स्पेशली याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पहली जो क्लोन तैयार की गई थी उसका नाम क्या था यार, वो थी डोली। अब ये किससे तैयार की, अर्थात डोली है क्या, तो डोली क्या थी यार, एक भेड़ थी, भेड़ की नस्ल थी। ठीक है, और फर्स्ट क्लोन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो कौन सा, उसका नाम क्या था, फर्स्ट क्लोन का डोली थी। और इसके साथ साथ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी, अर्थात जो डोली है तो इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसे विकसित किया गया था इयोन विल्मोट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, इयोन विल्मोट के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्याज में किसकी उपस्थिति के कारण बदबू आती है, तो यहाँ जो स्मेल आती है उसमें तो किसके कारण आती है, गंधक के कारण। और गंधक किसे बोला जाता है, सल्फर को ही बोला जाता है। ठीक है, गंधक मतलब सल्फर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय मतलब यहाँ इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ये होती है यहाँ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपको याद रखना है इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये होती है वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किसान दिवस मनाया जाता है, तो किसान दिवस मनाया जाता है यहाँ 23 दिसंबर को। ठीक है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ये भी यार यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन है। और इससे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसान दिवस क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये आपको डायरेक्ट कमेंट करना है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये आप डायरेक्ट कमेंट करिए, हम भी देखते हैं आपको कितना क्या आता है। ठीक है, इसलिए आप डायरेक्ट कमेंट अभी भी कर सकते हो या फिर वीडियो के एंड में कर सकते हो कि किसान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, अर्थात किसका जन्मदिन हुआ था इस दिन।
किसका जन्मदिन मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा व्यक्ति था। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुनहरा चावल में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो गोल्डन राइस होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यहाँ गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, जो सुनहरा चावल मतलब गोल्डन राइस है तो इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। और अगर आपसे स्पेशली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो विटामिन ए होता है, ठीक है, जो विटामिन ए होता है तो इसमें कौन सा होता है, तो इसमें होता है बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है, आजकल ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बल्कि ये क्वेश्चन आज से पूछा जाता है आपसे कि जो विटामिन ए कंटेंट तो होता है लेकिन इसका कौन सा हिस्सा होता है, अर्थात अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, कौन सा कैरोटीन सबसे ज़्यादा हिस्सा है, तो ये होता है बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया है, तो विटामिन ए पाया है, और स्पेशली कौन सा पाया है, विटामिन बीटा कैरोटीन होता है। कौन सा होता है, बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा है जे मेंडल ने किस पर अध्ययन किया था। तो इसी क्वेश्चन यहाँ ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ये किस पर करे थे, ये किए थे मटर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किसका संग्रहण करने के लिए प्रकाश ट्रेपों का प्रयोग कैसा है, अर्थात यहाँ जो लाइट ट्रेप होती है, ठीक है, जो लाइट ट्रेप होती है तो इसका प्रयोग किसके लिए कैसा है, तो प्रकाश पोष का प्रयोग कैसा है, यहाँ जो सकारात्मक रूप से प्रकाश अनुवर्तन कीट के लिए। अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब यहाँ सकारात्मक रूप से प्रकाश अनुवर्तन कीट के लिए यहाँ प्रकाश ट्रेपों का प्रयोग कैसा है। अगर नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए कि वे कीट, प्रकाश अनुवर्तन का मतलब होता है यहाँ वे कीट जो कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइट लगी हुई है तो ये कीट क्या होंगे, यहाँ लाइट के प्रति अट्रैक्ट होंगे, उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित जो कीट होते हैं उन्हीं बोला जाता है यहाँ प्रकाश अनुवर्तन कीट बोला जाता है। ठीक है, इसके संपूर्ण लाइन का मतलब क्या होता है, अर्थात वे कीट जो कि यहाँ लाइट की परतें, जो भी मान लीजिए लाइट है तो उसकी प्रति अगर आकर्षित हो रहे हैं तो उन जो कीट होते हैं तो इनको किस नाम से जाना है, इन्हें बोला जाता है यहाँ प्रकाश अनुवर्तन कीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाइन क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा है स्व अनिश्चितता क्या होती है, अर्थात यहाँ सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या होती है, ये सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें यार ये होता है यहाँ कि स्व परागण पर पराग अंकुरित नहीं होते हैं, अर्थात यहाँ ये जो पॉलिनेशन की क्रिया है इसको करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, जो पॉलिनेशन क्रिया होती है, जो परागण की क्रिया होती है, तो क्या होता है उसमें सक्षम नहीं होते हैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पशुओं के संतुलित राशन का आशय चारे की किस मात्रा से किया जाता है। तो इसका जो आशय होता है संतुलित राशन का, ये होता है 24 घंटे में दिए जाने वाले सभी चारों का पोषक तत्वों का अनुपात होता है। ठीक है, जो संतुलित राशन दिया जाता है पशुओं को तो उसका आशय क्या होता है, अर्थात इसका मीन्स क्या होता है, तो ये होता है 24 घंटे में दिए जाने वाले सभी चारों का पोषक तत्वों का अनुपात को यहाँ संतुलित राशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुओं की विदेशी नस्ल में अधिकतम दूध किसके द्वारा प्रदान किया जाता है या फिर किसके द्वारा दिया जाता है, तो कौन सी थी, HF थी, अर्थात यहाँ होल्स्टीन फ्रीजियन के द्वारा दिया जाता है। पशुओं में सबसे ज़्यादा जो अधिकतम दूध दिया जाता है तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है HF के द्वारा, अर्थात होल्स्टीन फ्रीजियन के द्वारा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसे ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपसे पूछा है TDN का पूरा नाम क्या होता है। तो TDN का मतलब होता है ना टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होता है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होता है। एक दो बार इसे रिपीट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि TDN का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका होता है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि कलिंग का अर्थ क्या होता है। कलिंग का अर्थ क्या होता है, मतलब कलिंग का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कलिंग का अर्थ क्या होता है, तो कलिंग का मतलब होता है अनउर्वर पशुओं को उर्वर पशु से दूर रखना या फिर अलग रखना। इसे आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे नहीं समझे हो तो कि मान लीजिए कोई सा पशु है, ठीक है, दो प्रकार के पशु होते हैं, एक तो दूध देते हैं, एक दूध नहीं देते हैं। ठीक है, एक दूध देते हैं, एक दूध नहीं देते हैं। तो यहाँ दूध नहीं देने वालों को दूध देने वाले पशु से अलग करना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। ठीक है, इस एग्जांपल से आप इजीली समझाओगे कि मान लीजिए कोई दूध देता है, कोई दूध नहीं देता है, तो दूध देने वाले जो पशु है तो उनको दूध नहीं देने वाले पशु से अलग करने का कहलाता है, कलिंग कहलाता है। ठीक है, याद हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एलिलोपैथी का संबंध क्या होता है। तो इसे भी पहले आप समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़िए कि एक फसल के हानिकारक प्रभाव दूसरी फसल पर पड़ना क्या कहलाता है, एलिलोपैथी कहलाता है। वैसे तो आपको समझ नहीं आया, मेरे को पता है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, एलिलोपैथी क्या होती है, एलिलोपैथी क्या होती है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वीड है या फिर कोई सा भी आप प्लांट मान सकते हो। ठीक है, कोई सा वीड भी मान सकते हो, कोई भी प्लांट भी मान सकते हो। तो इसका अफेक्ट है, ठीक है, इसका जो प्रभाव है ये दूसरे प्लांट पर पड़ रहा है। ठीक है, दूसरे प्लांट पर अगर पड़ रहा है, इसके जो टॉक्सिक सब्सटेंस इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई सा वीड है यहाँ पर,
या कोई सा प्लांट है, इसके द्वारा क्या करते हैं, एक टॉक्सिक सब्सटेंस उत्पन्न किया है। टॉक्सिक सब्सटेंस जो उत्पन्न किया है, ये टॉक्सिक क्या करता है यहाँ, ये दूसरे प्लांट पर अपना अट्रैक्ट दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है। और ये प्रभाव दिखाता है, इसी को क्या बोला जाता है यहाँ, इसी को बोला जाता है एलिलोपैथी बोला जाता है। ठीक है, कोई वीड होता है या फिर कोई प्लांट होता है जिसके द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंस उत्पन्न किया जाता है, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करता है, दूसरे प्लांट पर अपना प्रभाव दर्शाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोला जाता है एलिलोपैथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन की कमी मुख्यतः किस पर होती है, तो यहाँ ओल्ड लीव्स पर होती है। कहाँ पर होती है, यहाँ की जो NPK, डायरेक्ट आप तीनों को याद रखिए। ठीक है, नाइट्रोजन की स्पेशल नहीं पूछेगा, अगर आपसे तीनों में से किसी के बारे में पूछ लिया जाता है कि NPK, इनकी कमी के मुख्यतः कहाँ पर लक्षण दिखाई देते हैं, तो इनके यहाँ ओल्ड लीव्स पर दिखाई देते हैं। कहाँ पर दिखाई देते हैं, NPK अर्थात जो प्राइमरी न्यूट्रेंट होते हैं, तो प्राइमरी न्यूट्रेंट जितने भी होते हैं, इनकी कमी के लक्षण सबसे पहले यहाँ ओल्ड लीव्स पर दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लवण सहनशील फसल कौन सी होती है, तो इस क्वेश्चन का हमने कई बार क्लियर कर लिया है। लवण सहनशील फसल कौन सी होती है, तो ये होती है चुकंदर होती है। कौन सी होती है, चुकंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है माइकोलॉजी में अध्ययन कैसा है, तो यहाँ अगर आपसे पूछ लिया माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में तो अध्ययन किसका किया जाता है, फफूंद का किया जाता है। ठीक है, फंजाई का इसमें अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी का मतलब यहाँ शैवालों का अध्ययन करना। फाइकोलॉजी मतलब होता है यहाँ शैवालों का अध्ययन करना, क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और ब्रांच अर्थात यहाँ साइंस की वह ब्रांच जिसमें यहाँ फफूंद का अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है माइकोलॉजी बोला जाता है। एक और बात समझ लीजिए कि अगर आपसे कभी भी किसी ने ये पूछा जाता है कि माइकोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है, तो माइकोलॉजी में तो अध्ययन किसका किया जाता है, फफूंद या फंजाई का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये किया जाता है शैवाल या एल्गी। ठीक है, शैवाल या फिर एल्गी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दोनों क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा है पर्णकुंचन विषाणु किसके द्वारा संप्रेषित होता है, अर्थात यानी ये किसके द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, जो लीफ कर्ल वायरस होता है, तो लीफ कर्ल वायरस को किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो ये फैलाया जाता है व्हाइट फ्लाई के द्वारा, अर्थात यहाँ ये से फैलाया जाता है श्वेत मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलता है, श्वेत मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। अगर आपको ले जाता है कि पालक का परिवार क्या होता है, अर्थात पालक की फैमिली कौन सी होती है, तो पालक की फैमिली कौन सी होती है, ये होती है यहाँ चिनोपोडियेसी। ठीक है, पालक मतलब चिनोपोडियेसी, पालक चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा है ललित और श्वेता किसकी किस्म होती है, ललित और श्वेता किसकी किस्म होती है, तो यहाँ ललित और श्वेता किसकी किस्म होती है, ये होती है गुआवा या अमरूद की होती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो डायरेक्ट, यहाँ अगर आपको ये पता नहीं है कि श्वेता किसकी है, तो आपको इतना तो जरूर पता होगा यहाँ ललित किसकी होती है, अमरूद की होती है। ठीक है, इतना तो आपको जरूर पता होगा कि अमरूद की जो किस्म होती है, मोस्ट पॉपुलर किस्म होती है, वो कौन सी होती है, ललित होती है। और ललित की एक खास विशेषता ये होती है कि यहाँ जो ललित होती है, तो इसका जो गुद्दा होता है, ललित जो वेराइटी होती है, तो इसका जो गुद्दा होता है, तो क्या होता है, गुद्दा क्या होता है, पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है। किस कलर का होता है, पिंक कलर या गुलाबी कलर का होता है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे है फूल गोभी किसकी कमी के कारण भूरी पड़ जाती है, फूल गोभी किसकी कमी के कारण भूरी पड़ जाती है, भूरी पड़ रही है मतलब ब्राउनिंग। ठीक है, फूल गोभी का भूरा पड़ना क्या कहलाता है, ब्राउनिंग कहलाता है। और इस क्वेश्चन का हमने आपको बताया था कि ब्राउनिंग से ही आप समझ सकते हो यार। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है, तो ब्राउनिंग किस न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, तो ये होती है बोरोन तत्व की कमी से होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है, ये किस न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, तो ये होती है बोरोन तत्व की कमी से होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैव उर्वरक क्या होता है, तो जैव उर्वरक जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा था, एजिटोबैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और एक इजी क्वेश्चन भी है। तो आपने इसको कई बार पढ़ लिया होगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फूल गोभी में व्हीप टेल रोग किसकी कमी से होता है, किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है, तो ये होता है बोरोन की कमी से होता है। सॉरी, यहाँ पर मोलिब्डेनम। ठीक है, व्हीप टेल रोग मोलिब्डेनम कमी से होता है, इसका याद रखना। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका याद रखना है आपको कि फूल गोभी में व्हीप टेल रोग किसकी कमी से होता है, ये होता है मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको तीनों टाइप में ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो तीनों टाइप में आपको इसको याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इससे कि व्हीप टेल रोग किस में होता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हीप टेल रोग किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है यहाँ फूल गोभी में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि फूल गोभी का जो मेजर डिजीज अर्थात मुख्य बीमारी कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, व्हीप टेल रोग होता है। थर्ड क्वेश्चन जैसे कि इसमें ही पूछा गया है कि फूल गोभी में व्हीप टेल रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है मोलिब्डेनम की कमी से होता है। किससे होता है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की किस्म कौन सी होती है। तो गेहूं की किस्म है यार हाँ HD2967। कौन कौन सी होती है यार हाँ गेहूं की किस्म है ये होती है HD2967 होती है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट पेपर हो चुका है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके अगर समझ नहीं आता है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर ये PDF चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको PDF अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट नंबर टॉपिक से। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।